गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम वीडियो लेके आए हैं गांधीवादी आंदोलन का 5वां सीरीज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध हुआ, कौन सी घटनाएं उसमें घटित हुई थी। साथ ही साथ हम देखेंगे कि गांधी जी के नेतृत्व में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ा था उसके क्या कारण थे, क्या इसका प्रभाव पड़ा राष्ट्रीय आंदोलन पर, और साथ ही साथ उस बैकग्राउंड में हम देखेंगे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोज़ को प्रारंभ करने से पहले हर बार की तरह मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। दोस्तों, इससे पूर्व में हमने बताया था कि गांधी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसके कौन कौन से चरण थे, और 1927 में जो साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में कांग्रेस के द्वारा नेहरू कमेटी का गठन किया गया था और जिसके द्वारा नेहरू प्रस्ताव समर्पित किया गया था। लेकिन नेहरू प्रस्ताव को एक तरह से जो कांग्रेस के युवा वर्ग के लोग थे उनके द्वारा ही वो स्वीकार कर दिया गया था। उनका ये मानना था युवा वर्गों का, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू का, कि अब समय डोमिनियन स्टेटस का नहीं है, अब समय है पूर्ण स्वराज्य का, पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने की। हमने बताया था कि स्वराज्य जो उस समय नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था उसमें सरकार से डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेटस क्या है उसके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में अच्छे से बता दिया है, आप पूर्व का वीडियो सुन सकते हैं। इसी बैकग्राउंड में जब नेहरू रिपोर्ट समर्पित किया गया था तो सरकार के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को भी वो स्वीकार कर दिया गया था। तब स्वाभाविक सी बात थी कि पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण आज़ादी की जो लड़ाई थी वो और तीव्र होनी ही थी। इसी बैकग्राउंड में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, जिसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के युवा नेता उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू रिपोर्ट के द्वारा इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेटस की जो मांग की गई थी उसको पूर्ण रूप से अस्वीकार करके पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। और ये लक्ष्य रखा गया कि पूर्ण स्वराज्य से कम किसी भी शर्तों को मानने के लिए जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो तैयार नहीं होगी। मतलब कि पूर्ण स्वराज्य को केंद्र में रख करके ही अब जो भी लड़ाई है वो लड़ी जाएगी राष्ट्रीय आंदोलन की। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया। आपको मैं बता दूं कि जो अभी जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड यही 26 जनवरी 1930 ही है, जबकि पूर्ण स्वराज दिवस को मनाया गया था, जिसको कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी कहा जाता है। लाहौर अधिवेशन में ही गांधी जी के नेतृत्व में एक और प्रस्ताव पारित हुआ कि पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य में रख करके एक बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन की तरह एक सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस प्रस्ताव को भी पारित किया गया, लेकिन गांधी जी के द्वारा सरकार से एक 11 सूत्री मांग की गई और सरकार से ये अनुरोध किया गया कि वो जल्दी से जल्दी इस मांगों को पूरा करे, नहीं तो उसके विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा जाएगा। और अंत में वही हुआ कि सरकार के द्वारा गांधी जी को की जो 11 सूत्री मांग थी उस पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। इस तिथि को याद रखना बहुत ज़रूरी है।
दांडी मार्च के तहत गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम, गुजरात में जो अहमदाबाद में, उसके द्वारा साबरमती आश्रम बनाया गया था। अपने साबरमती आश्रम से जो समुद्र तट था, दांडी नामक समुद्र तट पर गांधी जी के द्वारा सरकार के जो नमक कानून थे उसका उल्लंघन किया गया था। यहाँ पर नमक बना करके सरकार के नमक कानून को तोड़ा गया था। तो ये इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आंदोलन की एक पृष्ठभूमि साइमन कमीशन के आने से ही प्रारंभ हो गया था। तो इसका कारण भी था, स्वाभाविक सी बात है, एक साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन का जो एक स्ट्रक्चर था उसमें किसी भी प्रकार के भारतीयों को नहीं रखा गया था, जबकि भारतीयों के हितों की चर्चा तभी हो सकती थी जबकि कमीशन में किसी भी भारतीय को रखा जाता। तो साइमन कमीशन के कारण एक बड़ा कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया था उसको अस्वीकार कर दिया गया था। ये भी दूसरा कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का। साथ ही साथ क्रांतिकारी आंदोलन पैरेलल में चल रहे थे। देश के युवा वर्ग, एक तरह से ऐसा लग रहा था महात्मा गांधी जी को कि देश के युवा वर्ग अगर उसको आंदोलन का सही रास्ता नहीं दिखाया जाए तो देश के युवा वर्ग क्रांति की राह पकड़ लेंगे और सरकार के द्वारा शक्ति का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके युवाओं की जो शक्ति है उसको कुचला जाएगा। आपको बता दें कि इसी समय घटना हुई थी जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 31 मार्च 1930 को फांसी दी गई थी। आगे इस डेट को हम फिर अलग से देखेंगे। साथ ही साथ हमने बताया कि लाहौर अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के युवा वर्गों के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का, वो भी एक कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का। अब देख लेते हैं कि इसका क्या स्वरूप था, इस आंदोलन का क्या नेचर था। तो दोस्तों, इस आंदोलन का नेचर असहयोग आंदोलन से थोड़ा सा डिफरेंट था। असहयोग आंदोलन में भी बहिष्कार का जो उद्देश्य था, बहिष्कार करने का कार्यक्रम था, उसको रखा गया था। जैसे कि सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी अदालतों का, विदेशी वस्त्रों का, सरकारी समारोह का, सरकारी उपाधियों का, इन सब का बहिष्कार, जो भी सरकार से जुड़ी हुई चीज़ें थी सब का बहिष्कार करना असहयोग आंदोलन में भी था और इसमें भी था। लेकिन असहयोग आंदोलन से एक अंतर था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। वो अंतर था सविनय अवज्ञा, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस, मतलब कि सरकार के जो कानून हैं उसको तोड़ने का कार्यक्रम भी इसमें रखा गया था। इसका प्रारंभ किया गया सबसे पहले गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ करके। उस समय नमक पर सरकार के द्वारा टैक्स लगा दिया गया था, जबकि सरकार, राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के द्वारा ये मानना था कि नमक एक ऐसा चीज़ है जो कि एक तरह से प्रकृति की एक निःशुल्क जो है वो एक संसाधन है, इसलिए निःशुल्क रूप से मिलनी चाहिए। तो नमक कानून को तोड़ा गया था। साथ ही साथ भू राजस्व की अदायगी जो होती थी किसानों के द्वारा, उसको भी रोकने का एक कार्यक्रम इसके तहत चलाया गया था। हालांकि भू राजस्व कानून की भू राजस्व अदायगी का जो कार्यक्रम था वो बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन नमक कानून पूरे देश में बड़े पैमाने पर तोड़ा गया था। अब देख लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार भारत के किन किन क्षेत्रों में हुआ। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो वहाँ के क्षेत्रीय लीडर थे उनके द्वारा नेतृत्व किया गया और कई बड़े नाम इसमें उभर करके आए। जैसे कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, जो कि आज के पाकिस्तान में है, वहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान के एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा खुदाई खिदमतगार, जिसको कि लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन की स्थापना करके सरकार के कानूनों को तोड़ा गया था। इसी कारण से खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी की उपाधि भी दी गई। लेकिन तत्कालीन सरकार के द्वारा, उस समय की सरकार के द्वारा वहाँ पर इनके आंदोलन को कुचलने के लिए
बड़े पैमाने पर गढ़वाली सेना को भेजी गई थी, लेकिन गढ़वाली सेना के द्वारा भी इन पर गोली चलाने से मना कर दिया गया था, जिसके कारण उसको बाद में उसको सज़ा दी गई थी गढ़वाली सेना को। साथ ही साथ उत्तर पूर्व में भी नागालैंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेतृत्व किया था रानी केडेनलियू के द्वारा। इसी तरह से तमिलनाडु, मालाबार, उड़ीसा, हर जगह पर बड़े नेताओं ने नमक कानून को तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया था। इसमें कर न अदायगी करने का आंदोलन जो था, जो एक कार्यक्रम के रूप में रखा गया था, वो बिहार में ज़्यादा सफल रहा। बिहार के बाहर वो उतना ये अधिक सफल नहीं रहा था। बिहार में साथ ही साथ जो चौकीदारी कर अदा की जाती थी उसको भी देने से बिहार के लोगों ने मना कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वन सत्याग्रह भी किया गया था महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में, जहां पर कि सरकार के द्वारा जो आदिवासियों के लिए जो कठोर कानून लागू किए गए थे वनों को लेकर के, जंगल को लेकर के, उसको भी, इस कानून को भी उसमें तोड़ा गया था मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के क्षेत्रों में। इस समय जो आंदोलन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में, जो सरकार के कानूनों को तोड़ा गया था, सरकार ने भी प्रतिक्रिया में, रिटेलिएशन में काफ़ी अत्याचार किया था और बल का प्रयोग किया था, लाठियाँ बरसाई थी। इसी में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी धरासना मील कांड, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सरोजनी नायडू तक को यहाँ पर लाठियों से पीटा गया था। इसी तरह से बम्बई में मजदूरों का हड़ताल हुआ था और खूनी संघर्ष हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में बच्चों की भी सेना बनाई गई थी, वानर सेना और मंजरी सेना करके। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही गांधी जी को उत्तर पश्चिम के लोगों ने मलंग बाबा की उपाधि दिया था। वैसे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को सरकार के द्वारा कुचल दिया गया। कांग्रेस को उस समय गैरकानूनी घोषित कर दिया सरकार ने, लेकिन सरकार को साथ में झुकना भी पड़ा था और झुक करके गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाना पड़ा था। और इसी पृष्ठभूमि में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इरविन उस समय लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। अब देख लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता क्या था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें इरविन के द्वारा पहली शर्त रखी गई थी कि गांधी जी से कि आप आंदोलन को समाप्त कर दीजिए, जिसको मानते हुए गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त भी कर दिया था। और साथ साथ दूसरी शर्त उनके द्वारा रखी गई थी कि आप साइमन कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है उस पर चर्चा के लिए लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, आप उसमें भाग लेंगे। गांधी जी के द्वारा ये भी मान लिया गया, लेकिन साथ ही साथ गांधी जी के द्वारा भी इस कुछ शर्तें रखी गई जिसको कि इरविन को मानना पड़ा। पहली शर्त थी कि जो राजनीतिक बंदियों की रिहाई किया जाना। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो लोग गिरफ्तार किए गए थे आंदोलनकारी, उनकी रिहाई की मांग रखी गई थी, जो कि सरकार के द्वारा मान लिया गया। साथ ही साथ नमक कानून की समाप्ति का सरकार गांधी जी के द्वारा शर्त रखी गई थी, इसको भी मानना पड़ा था। लेकिन गांधी इरविन पैक्ट की इतिहासकारों के द्वारा आलोचना की जाती है। आलोचना ये की जाती है कि उस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ठीक उसी समय 1931 में फांसी दी जा रही थी, लेकिन इन लोगों की फांसी को माफ़ करने के लिए इस गांधी इरविन पैक्ट में किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। ये एक ऐतिहासिक आलोचना की जाती है। तो दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में देखा कि गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में संपन्न हुआ और गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और साथ ही साथ अंत में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, लेकिन वीडियोस को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को 2 से 3 बार ज़रूर सुनेंगे। आपको मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आएंगे तो उसको सॉल्व करने की स्थिति में आप रहेंगे। थैंक यू सो मच।